हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक माइनिंग। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे एमसीक्यू रिलेटेड टू माइन वेंटिलेशन और इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स को भी जो कि माइनिंग से आधार एग्जाम और डीजीएमएस के एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है द ब्लैक डैम एक्यूमुलेट्स डैश टू द फ्लोर। ब्लैक डैम फ्लोर पे कहाँ पे एक्यूमुलेट होता है उसके बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है नियर, दूसरा फार, तीसरा साइड और चौथा ऑल। तो जो ब्लैक डैम है वो फ्लोर के नियर मतलब फ्लोर के जस्ट नियर में ही ये एक्यूमुलेट होता है, ठीक है। और ये डिपेंड करता है स्पेसिफिक ग्रेविटी पे कि किस गैस का स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर ज़्यादा है तो वो क्या होगा, फ्लोर साइड में आपको गैस वो मिलेगा, ठीक है। और अगर किसी गैस का स्पेसिफिक ग्रेविटी कम है जैसे कि CH4, ठीक है, CH4 का अगर हम लोग बात करें तो उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है 0.559। तो ये आपको रूफ साइड में देखने को मिलेगा, ये जो गैस है वो आपको रूफ साइड में देखने को मिलेगा। और अगर हम लोग बात करें CO2 का, जो कि ब्लैक डैम हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं, तो अगर CO2 का अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे तो इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.529 होता है। इसीलिए आपको ये क्या होगा, फ्लोर के साइड में आपको देखने को मिलेगा। रूफ के साइड में कौन आपको देखने को मिलेगा, जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगा, कम होगा। और फ्लोर में कौन देखने को मिलेगा, जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है द मिक्सचर ऑफ गैसेस एग्जिस्टिंग इन अ माइन गिवन ऑफ आफ्टर एक्सप्लोजन कॉल्ड। ऑप्शन 1 है फायर डैम, ऑप्शन बी है ब्लैक डैम, ऑप्शन सी है स्टिंग डैम और ऑप्शन डी है आफ्टर डैम, ठीक है। तो एक्सप्लोजन के बाद कौन सा गैस जो है या मिक्सचर ऑफ गैसेस एग्जिस्ट करता है माइन में, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आफ्टर डैम। ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आफ्टर डैम में CO का कंपोजिशन होता है जो कि 2 से 4% यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा CO का परसेंटेज आफ्टर डैम में। थर्ड क्वेश्चन है द ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन यूजी वर्किंग शुड नॉट बी लेस देन। ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है, जो परसेंटेज है, वो अंडरग्राउंड वर्किंग में कितने से कम नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन 1 है 21%, ऑप्शन बी है 20%, ऑप्शन सी है 18% और ऑप्शन डी है 19%। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, 19%। ऑक्सीजन का जो मात्रा है वो माइंस में, अंडरग्राउंड माइंस में 19% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। 19% से कम ऑक्सीजन का मात्रा अंडरग्राउंड माइंस में कम नहीं होना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन है द वेटेबल टेम्परेचर ऑफ एयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस इन अ माइन इज 31 डिग्री सेल्सियस, देन द वेलोसिटी ऑफ एयर इन दैट प्लेस शुड बी। ऑप्शन 1 है मोर देन 1 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी है लेस देन 1 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी है मोर देन 2 मीटर पर सेकेंड और ऑप्शन डी है लेस देन 2 मीटर पर सेकेंड। तो वेट बल्ब टेम्परेचर अगर 31 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है माइंस के किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे, तो वेलोसिटी ऑफ एयर क्या होना चाहिए उस जगह पे, उसके बारे में यहाँ पे पूछ रहा है। तो जो वेट बल्ब टेम्परेचर है WBT, वो माइंस में, अंडरग्राउंड माइंस की अगर हम लोग बात करें तो 33.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर 30.5 डिग्री सेल्सियस से अगर ज़्यादा हो जाता है वेट बल्ब टेम्परेचर, तो उस जगह पे वेलोसिटी ऑफ एयर 1 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। तो इस केस में जो राइट ऑप्शन क्या होगा, ए मोर देन 1 मीटर पर सेकेंड। फिफ्थ क्वेश्चन है अ सेंट्रीफ्यूगल फैन रोटेटिंग एट 500 RPM delivers 70 मीटर क्यूब पर सेकेंड ऑफ एयर। इफ द स्पीड reduced to 200 RPM then the quantity of air delivered in मीटर क्यूब पर सेकेंड will be। यहाँ पे पूछा जा रहा है एक सेंट्रीफ्यूगल फैन है जो कि 500 RPM से रोटेट कर रहा है और 70 मीटर क्यूब पर सेकेंड एयर है सो प्रोड्यूस कर रहा है। अगर उसी सेंट्रीफ्यूगल फैन को 200 RPM के रोटेशन से अगर घुमाया जाए तो वो कितना क्वांटिटी यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा, उसके बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन आपका है 175, ऑप्शन बी है
55, ऑप्शन सी है 28 और ऑप्शन डी है यहाँ पे 11। इस तरह के क्वेश्चन जनरली माइनिंग सरदार एग्ज़ाम या फिर DGMS एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसको हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। हम लोग जानते हैं कि क्वांटिटी ऑफ एयर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फैन रोटेशन के, ठीक है। तो इसे हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो क्वांटिटी इक्वल टू हम लोग कांस्टेंट लिख सकते हैं, कांस्टेंट इनटू ये रोटेशन, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले अरेंज कर लेते हैं। तो k इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे Q/N। अब इसी पे हम लोग को सेट करना है दोनों केसेस को। तो पहले यहाँ पे हम लोग बैठाते हैं, पहला केस को लेते हैं हम लोग इक्वेशन 1 जिसे हम लोग बनाएंगे। तो k इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 7, जो हमारा क्वांटिटी दिया हुआ है कि यहाँ पे Q1 क्या दिया हुआ है हमारा 70 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और हमारा N1 क्या दिया हुआ है यहाँ पे 500 RPM, N2 हमारा दिया हुआ है यहाँ पे 200 RPM, और जो हमारा क्वांटिटी 2 दिया हुआ है वो फाइंड करना है हमें। तो पहला केस का अगर हम लोग बात करें केस 1 का, तो केस 1 में क्वांटिटी कितना है 70, और जो हमारा N1 है वो 500 है, ठीक है। इसे हम लोग इक्वेशन 1 बोलते हैं। दूसरे केस में अगर हम लोग देखेंगे, दूसरा केस हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग को क्वांटिटी 2 है सो फाइंड करना है, ठीक है। और जो N2 दिया हुआ है वो हमारा 200 RPM दिया हुआ है। तो ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन 2। अब हम लोग यहाँ देख सकते हैं इक्वेशन 1 और 2 से, इक्वेशन 1 एंड 2 से ये जो कांस्टेंट और कांस्टेंट दोनों इक्वल हुआ, ठीक है। तो इधर का भी पार्ट हमारा इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 70/500 इक्वल टू Q2/200। अब अगर हम लोग इसको अरेंज कर लेते हैं, Q2 इक्वल टू 70 × 200 इक्वल टू 500, ठीक है। इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं तो 2 से 2 जीरो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 140 डिवाइडेड बाई 5। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो 28 आपका यहाँ पे क्वांटिटी 2 निकल कर आता है, जो कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा C, 28 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अगर कोई एक सेंट्रीफ्यूगल जो फैन है वो अगर 500 RPM से 70 मीटर क्यूब पर सेकेंड ऑफ एयर डिलीवर करता है, और उसी फैन को अगर रिड्यूस करके हम लोग 200 RPM पे चलाएं तो वो कितना क्वांटिटी बनाएगा, हमारा प्रोड्यूस कितना करेगा 28 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6। द मैक्सिमम वेट बल्ब टेम्परेचर इन यूजी माइंस इज, ऑप्शन ए है 33 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 30 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 31 डिग्री सेल्सियस, और ऑप्शन डी है 33.5 डिग्री सेल्सियस। तो जो मैक्सिमम वेट बल्ब टेम्परेचर इन अंडरग्राउंड माइन का अगर हम लोग बात करें तो 33.5 डिग्री सेल्सियस से एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। 7th क्वेश्चन है अ कूलेंट इज डिजायरेबल कंपोनेंट इन द डिज़ाइन ऑफ सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग एपरेटस सिंस। जो कूलेंट यूज़ किया जाता है सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग एपरेटस में वो किस लिए डिज़ाइन किया जाता है, इसके बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है सराउंडिंग्स कैन बी हॉट एंड ह्यूमिड ड्यूरिंग रेस्क्यू। दूसरा ऑप्शन है अ रेस्क्यू वर्कर जनरेट्स लार्ज अमाउंट ऑफ मेटाबॉलिक हीट। तीसरा है एक्सेल्ड एयर CO2 एब्जॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऑप्शन डी है एक्सेल्ड एयर वाटर वेपर हैज़ बीन कंडेंस्ड। यहाँ पे एक्सेल जो होता है वो एक तरह से सांस को जब हम लोग बाहर निकालते हैं, ठीक है, उसे हम लोग एक्सेल्ड एयर बोलते हैं। और अगर हम लोग सांस अंदर लेते हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग इनहेल बोलते हैं। और एक्सेल में क्या होता है, ये CO2 एब्जॉर्प्शन होता है जो कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसके द्वारा क्या होता है एक हीट प्रोड्यूस किया जाता है। आप देखेंगे कि आप अगर सांस छोड़ते हैं तो वो गर्म सांस निकलता है, ठीक है, गर्म हवा प्रोड्यूस होता है, इसलिए इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला गया है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। उसी को कूल करने के लिए
कूलेंट है सो यूज़ किया जाता है सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग एपरेटस में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? सी, एक्सेल्ड एयर CO2 एब्जॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। 8 क्वेश्चन है, क्वांटिटी ऑफ एयर टू बी सर्कुलेटेड टू यूजी वर्किंग डिपेंड्स ऑन। पहला है मैन पावर एम्प्लॉयड इन अ लार्ज शिफ्ट, दूसरा है मैन पावर एम्प्लॉयड इन अ डे, तीसरा है टोटल प्रोडक्शन इन अ डे, और चौथा है बोथ ए एंड सी। ठीक है, यानी कि मैन पावर एम्प्लॉयड इन लार्जेस्ट शिफ्ट और दूसरा है टोटल प्रोडक्शन इन अ डे। क्वांटिटी ऑफ एयर जो है अंडरग्राउंड वर्किंग का, वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो मैन पावर पे, मैन पावर वो भी किसका? लार्जेस्ट शिफ्ट का। ठीक है, लार्जेस्ट शिफ्ट का हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। और दूसरा जो है वो प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है, टोटल प्रोडक्शन इन अ डे। प्रोडक्शन वो भी किस पे डिपेंड करेगा? वो भी टोटल प्रोडक्शन इन अ डे। ठीक है, जो दिन में प्रोडक्शन होता है, टोटल एवरेज प्रोडक्शन हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, उसका यहाँ पे बात होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग मैन पावर को अगर कंसीडर करेंगे यहाँ पे, तो पर पर्सन यहाँ पे 6 मीटर क्यूब पर मिनट एयर क्वांटिटी प्रोवाइड करना होगा। और दूसरे केस में हम लोग अगर बात करें प्रोडक्शन से, तो 2.5 मीटर क्यूब पर मिनट ऑफ टोटल प्रोडक्शन यहाँ पे क्वांटिटी प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, तो इस केस में राइट ऑप्शन क्या क्या हो जाएगा? ए भी है और सी भी है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? डी, बोथ ए एंड सी। बोथ ए एंड सी पे डिपेंड करता है क्वांटिटी ऑफ एयर टू बी सर्कुलेटेड टू यूजी वर्किंग्स। आगे देखते हैं 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर कूलिंग पावर ऑफ द एयर। कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है मेजर करने के लिए कूलिंग पावर ऑफ द एयर? तो ऑप्शन 1 है एनेमोमीटर, ऑप्शन बी है वेलोमीटर, ऑप्शन सी है मैनोमीटर, और ऑप्शन डी है कांटा थर्मामीटर। एनेमोमीटर से हम लोग विंड स्पीड को मेजर करते हैं, या एयर स्पीड आप बोल लीजिए। ठीक है, वेलोमीटर से हम लोग वेलोसिटी मेजर करते हैं, और मैनोमीटर से हम लोग प्रेशर ऑफ फ्लूइड या फिर गैस हम लोग मेजरमेंट करते हैं। और जो कांटा थर्मामीटर होता है वो क्या मेजर करता है? कूलिंग पावर। कूलिंग पावर ऑफ एयर है सो मेजर करता है आपका क्या? कांटा थर्मामीटर। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी, कांटा थर्मामीटर। अगला क्वेश्चन है, द परसेंटेज ऑफ इनफ्लेमेबल गैस इन अंडरग्राउंड कोल माइन शुड नॉट एक्सीड। इनफ्लेमेबल गैस का परसेंटेज अंडरग्राउंड माइन में कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए? तो ऑप्शन 1 है 0.75% इन जनरल बॉडी ऑफ रिटर्न एयर ऑफ एनी वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट एंड 1.5% इन एनी प्लेस ऑफ द माइन। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है 0.75% इन जनरल बॉडी ऑफ रिटर्न एयर ऑफ एनी वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट एंड 1.25% इन एनी प्लेस ऑफ द माइन। तो राइट ऑप्शन हमारा यही है, 0.75% इन जनरल बॉडी ऑफ रिटर्न एयर ऑफ एनी वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट और 1.25% इन एनी प्लेस ऑफ द माइन। 0.75% से ज़्यादा रिटर्न एयर में नहीं होना चाहिए, और 1.25% से ज़्यादा कोई भी प्लेस में नहीं होना चाहिए। माइन के किसी भी प्लेस पे 1.25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 12th क्वेश्चन है, एन एयर सैंपल प्रोड्यूसेस 8% CH4 एंड 3% H2 इफ द लोअर फ्लेमेबिलिटी ऑफ CH4 इज 5% एंड H2 इज 4%, व्हाट इज द लोअर फ्लेमेबिलिटी ऑफ मिक्सचर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं लोअर फ्लेमेबिलिटी होता क्या है। फ्लेमेबल गैस का मिनिमम कंसंट्रेशन। ठीक है, यानी कि फ्लेमेबल गैस का मिनिमम कंसंट्रेशन एयर में, जो कि स्पार्क या फिर कोई भी तरह का फ्लेम के होने से आग को पकड़ सकता है। ठीक है, द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ फ्लेमेबल गैस इन द एयर दैट कैन कैच फायर और एक्सप्लोड इफ स्पार्क और फ्लेम इज प्रेजेंट। यानी कि स्पार्क और फ्लेम जब भी प्रेजेंट होगा तो वो मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ गैस जो आग को पकड़ सकता है, ठीक है, उसे ही हम लोग लोअर फ्लेमेबिलिटी कहेंगे। तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। जैसे इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक एयर सैंपल है जिसमें 8% है सो CH4 है और 3% क्या है? H2 गैस है, और उसका लोअर फ्लेमेबिलिटी जो है वो
CH4 का कितना है 5% और H2 का कितना 4%, यानी कि 5% पे वो आग पकड़ सकता है अगर कोई भी तरह का ये स्पार्क रहे या फ्लेम रहे। H2 यहाँ पे 4% दिया हुआ है। तो यहाँ पे व्हाट इज़ द लोअर फ्लेमेबिलिटी ऑफ मिक्सचर पूछ रहा है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है अलग अलग, जैसे इसका 5% दिया हुआ CH4 का, H2 का दिया हुआ 4%, ठीक है। तो इसका पूछ रहा है कंबाइन का, ये मिक्सचर का ही पूछ रहा है, जो एयर सैंपल है ना इसका पूछा जा रहा है। तो इसको ऐसे हम लोग लिख लेते हैं, ये वॉल्यूम ऑफ मीथेन यहाँ पे दिया हुआ हमें 8%, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ हम लोगों को 3%, और जो लोअर फ्लेमेबिलिटी दिया हुआ है मीथेन का वो हम लोगों को दिया हुआ है 5%, और जो लोअर फ्लेमेबिलिटी ऑफ H2 ये हाइड्रोजन गैस दिया हुआ है वो है 4%, ठीक है। तो अब हम लोग इसको कंबाइन सॉल्व करते हैं। तो जो लोअर फ्लेमेबिलिटी का फॉर्मूला होता है वो इस प्रकार है, x इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे Vm प्लस VH। अगर इन केस इस एयर सैंपल में और भी अगर गैस दिया रहता, कोई अदर फ्लेमेबल गैस भी, तो उसे हम लोग यहाँ पे और भी ऐड कर सकते थे, ठीक है। ऐसे हम लोग ऐड करते जाते। फिर आपको नीचे लिखना है Vm प्लस XM प्लस VH बाय XH, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है और ये परसेंटेज इसी से निकलेगा, ठीक है। इसी में आपका परसेंटेज दिया हुआ है क्योंकि इसीलिए परसेंटेज निकलेगा। अगर ये दूसरे वॉल्यूम में दिया रहता तो उसको हम लोगों को कन्वर्ट करना पड़ता। तो इसको सॉल्व करते हैं अब हम लोग। जैसे Vm यहाँ पे कितना दिया हुआ है 8%, ठीक है, तो 8 लिखेंगे, और VH दिया हुआ है हमारा 3%, 3 लिख देंगे यहाँ पे फिर दिया हुआ हमारा 8 प्लस डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 3/4, ठीक है। इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं तो ऊपर आ जाएगा 11, नीचे हमारा आएगा, हम लोग यहाँ पे LCM ले लेंगे 20, और 8 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 5। आगे अब इधर हम लोग सॉल्व करते हैं तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 11/8 इंटू 4 32 प्लस 3 इंटू 5 15 डिवाइडेड बाय 20। अब इसको हम लोग 20 को ऊपर ले जाते हैं यहाँ पे, तो 11 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 32 प्लस 15। तो यहाँ पे आपका निकल के आता है 220 डिवाइडेड बाय 47। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पे 4.68% आएगा। तो जो लोअर फ्लेमेबिलिटी ऑफ मिक्सचर है वो कितना आया 4.68, यानी कि आपका यहाँ पे ऑप्शन सी सही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा C 4.68%। आगे बढ़ते हैं। द टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर दैट मस्ट नॉट बी यूज्ड इन केस ऑफ फायर इन एन इलेक्ट्रिक सबस्टेशन लोकेटेड इन एन अंडरग्राउंड माइन इज। तो ऐसा कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर है जिसको अवश्य यूज नहीं करना है इलेक्ट्रिक सबस्टेशन में जब आग लग जाए तब, ठीक है। तो ऑप्शन है यहाँ पे ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर, CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, फॉर्म एक्सटिंग्विशर और नन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये भी बात कर लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फायर होता है वो हमारा क्लास E टाइप में आता है, ठीक है। क्लासी फायर है इलेक्ट्रिक, इसमें हमारा इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में जो फायर लगता है उस पर यहाँ पे बात किया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फायर, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे जो भी फायर होता है उसे हम लोग क्लासी फायर बोलते हैं। और भी तरह के फायर होते हैं जैसे क्लास A फायर। तो क्लास A फायर में हम लोगों का कंबसिबल मटेरियल पे जो आग लगता है, जो फायर होता है उस पे डिवाइड करते हैं। फिर होता है क्लास B फायर। क्लास B फायर में जो इनफ्लेमेबल लिक्विड पे फायर होता है उसे हम लोग क्लास B फायर बोलते हैं, इनफ्लेमेबल लिक्विड। फिर आता है हमारा क्लास C फायर। क्लास C फायर में हम लोग बात करते हैं गैसियस फ्यूल पे जो आग लगता है उसे हम लोग क्लास C फायर में डिवाइड करते हैं, उसे मतलब बांट के रखते हैं। और एक और होता है क्लास D फायर, ठीक है। क्लास D फायर में हमारा
बोल सकते हैं कि जो भी मेटल पे यानी कि आयरन हो गया या फिर अदर एल्यूमिनियम वगैरह पे जो आग लगता है उसे हम लोग क्लास डी फायर में क्लासीफाई करते हैं। तो क्लासीफायर में किसे करते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे जो आग लगता है और कम्बिस्टिबल मटेरियल पे जो आग लगता है उसे हम लोग क्लास ए फायर में रखते हैं। और जो इनफ्लेमेबल लिक्विड यानी कि ग्रीस हो गया, ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, अगर उस पर अगर आग लगता है तो उसे हम लोग क्लास बी फायर में ये क्लासीफाई करते हैं। और गैसियस फ्यूल अगर है तो एलपीजी सिलेंडर वगैरह हो गया उसे हम लोग क्लासीफायर में रखते हैं। और अगर मेटल वगैरह में जैसे आयरन हो गया अगर उसमें आग लगता है तो उसे हम लोग क्लास डी फायर में रखते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक सब स्टेशन पे आग जो लगा है वो हमारा क्लास ई फायर में आएगा। और क्लास ई फायर में हम लोगों को फॉर्म एक्सटिंग्विशर यूज़ नहीं करना होता है। फॉर्म एक्सटिंग्विशर में पानी का कुछ इम्प्योरिटीज़ पाया जाता है जो कि आपका इलेक्ट्रिक कंडक्टर होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक कंडक्टर होने से उसे हम लोग कभी भी यूज नहीं करते क्लास ई फायर में। यानी कि इलेक्ट्रिक पे या फिर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे जब भी कोई तरह का फायर लगेगा उसमें हम लोग फॉर्म एक्सटिंग्विशर का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी, फॉर्म एक्सटिंग्विशर। द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज, ऑप्शन ए है पास्कल, ऑप्शन बी है केल्विन, ऑप्शन सी है न्यूटन, ऑप्शन डी है मीटर। तो प्रेशर का जो एसआई यूनिट होता है वो हमारा पास्कल होता है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, पास्कल। प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होता है, पास्कल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 15, मैच द फॉलोइंग्स। यहाँ पे दिया हुआ है डिफरेंट माइन गैसेस जिसका हम लोगों को प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट भी दिया हुआ है, उसे हम लोगों को मैच करना है। तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ है उसके हिसाब से मैच करना है। जैसे हम लोग यहाँ पे जानते हैं फायर डैम का जो प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट होता है वो CH4 होता है, ठीक है। तो S का यहाँ पे हम लोग 3 से मैच कर देते हैं। और जो ब्लैक डैम्प होता है उसका जो प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट होगा वो CO2 गैस होगा। और वाइट डैम के केस में CO और स्टिंग डैम के केस में हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। तो ये इस प्रकार है, P का 2 नंबर, ठीक है। तो P का 2 नंबर यहाँ पे आप देखिए कि ये दोनों ऑप्शन C और D में है, ठीक है। और Q का 1, तो यहाँ भी ऑप्शन दोनों में मैच कर रहा है, C और D में। ये दोनों आपका ऑप्शन क्या हो गया, रिजेक्ट। फर्स्ट 2 ऑप्शन क्या हो गया हमारा, रिजेक्ट। अब हम लोग C और D में देख रहे हैं तो P2 दोनों में दिया हुआ, Q1 भी दोनों में दिया हुआ, R का 4 पहले में दिया हुआ है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा क्योंकि हम लोगों का ब्लैक डैम का प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट CO2 होता है और यहाँ पे वही चीज़ दिया हुआ है R4 और S3 हमारा CH4, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, C। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16, द लोअर एंड अपर लिमिट ऑफ मीथेन एयर एक्सप्लोसिव मिक्सर इज। यहाँ पे हम लोगों को लोअर एंड अपर लिमिट ऑफ मीथेन एयर एक्सप्लोसिव मिक्सर यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शन हमारा डिफरेंट दिया हुआ है यहाँ पे, 0.75% लोअर लिमिट और अपर लिमिट 1.25%, 5.4%, 14.8% और 5%, 15%, 5.9%, 2.5%। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, 5.4% लोअर लिमिट, ठीक है। और जो अपर लिमिट है वो हमारा क्या हो जाएगा, 14.8%। ये है हमारा मीथेन एयर का एक्सप्लोसिव मिक्सर। ये हमारा अपर लिमिट कितना हो जाएगा यहाँ पे, 14.8%। जो अपर लिमिट है वो 14.8% और लोअर लिमिट 5.4%। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ CO2 इज 1.2, 1.52, 0.553, 0.967। सबसे पहला क्वेश्चन ही हम लोग डिस्कस किए थे जिसमें हम लोगों ने CO2 यानी कि ब्लैक डैम कहाँ मिलता है उसके बारे में हम लोगों ने जाना था और स्पेसिफिक ग्रेविटी का वहाँ पे रोल को भी हम लोगों ने देखा था और डिफरेंट गैसेस के बारे में भी वहाँ पे चर्चा किया था। जिसमें हम लोगों ने देखा था कि जो ब्लैक डैम्प है वो हमें फ्लोर में मिलता है, ठीक है। जो हमारा ब्लैक डंप होता है यानी कि उसका प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट जो है CO2 वो हमें फ्लोर में देखने को मिलता है। और वहीं अगर बात करें CH4 का, जो कि हम लोगों को रूफ में देखने को मिलता है, इसका कारण यही था जो स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी के कारण ही CO2 है सो फ्लोर में मिलता है और स्पेसिफिक ग्रेविटी के कारण ही CH4 हमें
रूप में मिलता है, क्योंकि CH4 गैस हल्का होता है, ठीक है, जिसके कारण से और इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होने के कारण से ये गैस हल्का होता है और ये रूप साइड में मिलता है। और वहीं CO2 गैस भारी होता है एज कम्पेयर टू एयर, इसलिए ये फ्लोर के साइड में आपको को दिखने को मिलता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 1.52। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ CO2 कितना होगा 1.52। आगे बढ़ते हैं। 18 क्वेश्चन है प्रॉक्सिमेट एनालिसिस ऑफ 50 ग्राम ऑफ कोल सैंपल सो द फॉलोइंग: मॉइस्चर 0.8 ग्राम, एस 7.85 ग्राम, वोलेटाइल मैटर 15.90 ग्राम, देन फाइंड कार्बन फिक्स्ड कार्बन इन परसेंटेज ऑन ड्राई एस फ्री बेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉक्सिमेट एनालिसिस किया गया एक कोल सैंपल का जो कि 50 ग्राम का था, और उसमें जो निकाला गया अलग अलग कंपोनेंट, वो जैसे मॉइस्चर हो गया 0.8 ग्राम, एस वहाँ पे 7.85 ग्राम निकला, वोलेटाइल मैटर 15.90 ग्राम। तो यहाँ पे फिक्स्ड कार्बन यहाँ पे हम लोगों को इन परसेंटेज ऑन ड्राई एस फ्री बेसिस पे फाइंड करने बोला गया है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रॉक्सिमेट एनालिसिस को। तो प्रॉक्सिमेट एनालिसिस 4 कंपोनेंट में बांटता है कोल को बाय वेट, ठीक है, जिसमें से पहला होता है मॉइस्चर, दूसरा हमारा होता है एस, तीसरा हमारा होता है वोलेटाइल मैटर, और चौथा हमारा होता है फिक्स्ड कार्बन। इन चारों कंपोनेंट में प्रॉक्सिमेट एनालिसिस मतलब कि बांटा जाता है, ठीक है। प्रॉक्सिमेट एनालिसिस जब भी कोल का होता है तो मॉइस्चर, एस, वोलेटाइल मैटर और फिक्स्ड कार्बन में उसे कंपोनेंट में बांटा जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को दिया हुआ है अलग अलग कंपोनेंट, जैसे मॉइस्चर दिया हुआ 0.8 ग्राम, एस 7.85 ग्राम, वोलेटाइल मैटर 15.90। तो हम लोगों को फिक्स्ड कार्बन यहाँ पे फाइंड करना है सबसे पहले। तो फिक्स्ड कार्बन के लिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे, जिसमें टोटल कोल को पहले लिख देंगे, उसमें हम लोग सारा कंपोनेंट को माइनस कर देंगे, तो हमारा फिक्स्ड कार्बन सबसे पहले निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग मॉइस्चर प्लस एस प्लस वोलेटाइल मैटर, 50 माइनस मॉइस्चर यहाँ में कितना दिया गया 0.8 ग्राम, प्लस एस कितना हमारा 7.85 ग्राम, और वोलेटाइल मैटर 15.90 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 50 माइनस 24, सबको जोड़ देंगे बारी बारी से, तो यहाँ पे आता है 24.55 ग्राम। अब ये टोटल हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 25.45 ये हमारा निकल के आता है हमारा यहाँ पे फिक्स्ड कार्बन का वैल्यू, ठीक है। लेकिन हमें यहीं तक नहीं पूछा है, हमें पूछा है द फिक्स्ड कार्बन इन परसेंटेज ऑन ड्राई एस फ्री बेसिस। ड्राई एस फ्री बेसिस यानी कि एस इससे हम लोगों को गायब कर देना है, ठीक है। ड्राई एस फ्री बेसिस जब भी बोलेगा तो मॉइस्चर हमारा गायब हो जाएगा और एस हमारा गायब हो जाएगा। ये दोनों केसेस को हम लोगों को पहले कोल से हटाना होगा, उसके बाद ये हमारा निकलेगा ड्राई एस फ्री, ठीक है। तो ड्राई एस फ्री हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 माइनस मॉइस्चर कंटेंट कितना हमारा 0.8 प्लस एस कितना हमारा 7.85। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 41.35 ग्राम, ठीक है। तो ये हमारा आ गया फिक्स्ड कार्बन, सबसे पहले हम लोगों ने निकाला, जिसमें हम लोगों को फिक्स्ड कार्बन मिला 25.45 ग्राम, और ड्राई एस फ्री मिला हम लोगों को 41.35 ग्राम। अब हमें बोला है कि फिक्स्ड कार्बन निकालने जो कि हो ड्राई एस फ्री परसेंटेज, वो भी, ठीक है। तो DAF हम लोग परसेंटेज यहाँ पे लिखते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा फार्मूला, फिक्स्ड कार्बन डिवाइडेड बाय ड्राई एस फ्री जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया इनटू 100, ठीक है। तो फिक्स्ड कार्बन हम लोगों ने कितना निकाला है 25.45 ग्राम, और ड्राई एस फ्री हम लोगों ने कितना निकाला है 41.35 ग्राम इंटू 100। इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमें आंसर यहाँ पे 61.55% आता है। ये दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे और इंटू 100 कर देंगे तो आपका आंसर निकल के आता है 61.55%। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा E 61.55%,
ठीक है। तो आपका फिक्स्ड कार्बन इन परसेंटेज ऑन ड्राई एज फ्री निकल के आया 61.55%। तो यही रहा आपका आंसर 18 का। 19 क्वेश्चन है हमारा, इन एन अंडरग्राउंड कोल माइन एरिया द ग्राहम्स रेशियो फाउंड 3% इज द इंडिकेशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ स्पॉन्टेनियस हीटिंग। सेकेंड है एक्टिव फायर, थर्ड है हीटिंग इन एडवांस स्टेज, और फोर्थ है हमारा नॉर्मल टू द कोल माइन। ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक अंडरग्राउंड कोल माइन एरिया है जिसमें ग्राहम्स रेशियो जो है वो 3% पाया जा रहा है। तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है? तो जो ग्राहम्स रेशियो होता है वो हमारा फॉर्मूला ये होता है CO प्रोड्यूस बाय O2 कंज्यूम। कितना O2 कंज्यूम किया और उसके जरिए वो उसने कितना CO प्रोड्यूस किया। ठीक है। तो यही हमारा ग्राहम्स रेशियो बताता है, और इसमें अलग अलग परसेंटेज के बेसिस पे ये जज किया जाता है कि एक्टिव फायर है या नॉर्मल टू द कोल माइन है या हीटिंग इन एडवांस स्टेज है। अगर ग्राहम्स रेशियो आपका 0.1 से लेकर 0.5% के बीच अगर रहता है तो हम लोग इसे बोलेंगे नॉर्मल टू दी कोल माइन है। ठीक है, नॉर्मल टू द कोल माइन मतलब कि कोई भी तरह का यहाँ पे स्पॉन्टेनियस हीटिंग या फिर फायर यहाँ पे इंडिकेशन नहीं है। ठीक है। अगर ग्राहम्स रेशियो आपका 1% आता है और 0.5% से ज़्यादा रहता है, ठीक है, 1% रहता है या फिर 0.5% से ज़्यादा रहता है, तो उस केस में हम लोग बोलेंगे कि एग्जिस्टेंस ऑफ स्पॉन्टेनियस हीटिंग, एग्जिस्टेंस ऑफ स्पॉन्टेनियस हीटिंग, एग्जिस्टेंस ऑफ स्पॉन्टेनियस हीटिंग। ठीक है। और अगर 1% से ज़्यादा और 2% से कम अगर मिलता है हमें ग्राम्स रेशियो, तो उस केस में हम लोग बोलेंगे हीटिंग इन एडवांस स्टेज, हीटिंग इन एडवांस स्टेज। और अगर 2% से ज़्यादा और 3% से अगर कम है या फिर 3% से भी ज़्यादा है, तो उस केस में हम लोग बोलेंगे यहाँ पे एक्टिव फायर। ग्राम्स रेशियो क्या इंडिकेट कर रहा है? 3% अगर रहता है तो एक्टिव फायर। तो इस केस में 3% एक कोल माइन एरिया में पाया गया, जो कि इंडिकेट हमें क्या कर रहा है? एक्टिव फायर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, एक्टिव फायर। आगे बढ़ते हैं। 20 क्वेश्चन है, द थर्मामीटर बल्ब कवर्ड विथ मॉइस्ट क्लॉथ इन हाइग्रोमीटर इज कॉल्ड ड्राई बल्ब, कांटा बल्ब, वेट बल्ब, नन। तो जो हाइग्रोमीटर होता है उसमें 2 आपका थर्मामीटर लगा रहता है। ठीक है। जो हाइग्रोमीटर ऐसा आपका रहता है, ये हाइग्रोमीटर आपको ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है। इस एरिया से घुमाया जाता है और यहाँ पे 2 थर्मामीटर लगा रहता है, जिसमें मतलब अलग अलग इंडिकेट किया हुआ रहता है। यहाँ पे अलग अलग डिग्री सेल्सियस दिया हुआ रहता है। ठीक है। तो एक आपका ड्राई रहता है, ये थर्मामीटर में कोई भी तरह का यहाँ पे क्लॉथ नहीं रहता, तो इसे हम लोग बोलेंगे ड्राई बल्ब। ठीक है, ड्राई बल्ब। और इस पर जो भी टेम्परेचर इंडिकेट करेगा उसे हम लोग बोलते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर। और एक जो होता है इसमें मॉइस्ट क्लॉथ रहता है। ठीक है, एक पतला सा एक मतलब एक क्लॉथ हम लोग यहाँ पे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लॉथ प्रोवाइडेड होता है हाइग्रोमीटर में पहले से, जो कि भींगा हुआ रहता है। ठीक है। और इसी के जरिए इस कांटा में मतलब ये जो थर्मामीटर है इसमें टेम्परेचर शो करता है जब भी हम लोग इसे घुमाते हैं हाइग्रोमीटर को। ठीक है, राउंड घुमाते हैं, तो इस केस में क्या होता है? टेम्परेचर है सो राइज करता है कोई भी जगह का और हमें टेम्परेचर बताता है। तो अगर इस ड्राई वाले टेम्परेचर में अगर शो करता है तो इसे हम लोग ड्राई बल्ब टेम्परेचर बोलते हैं। अगर ये कपड़ा जो भींगा हुआ कपड़ा में अगर टेम्परेचर जो शो करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वेट बल्ब टेम्परेचर। ठीक है। तो यहाँ पे आपको यही पूछा गया कि जो थर्मामीटर रहता है हाइग्रोमीटर में, जिसमें एक मॉइस्ट क्लॉथ है सो प्रोवाइडेड रहता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? वेट बल्ब। ठीक है, जिसमें कपड़ा रहेगा उसे वेट बल्ब, और जिसमें कपड़ा नहीं रहेगा जो ड्राई रहेगा उसे हम लोग ड्राई बल्ब बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं।
21 क्वेश्चन है, क्वांटिटी ऑफ एयर टू बी सर्कुलेटेड टू अंडरग्राउंड वर्किंग्स वेयर 150 वर्कर एम्प्लॉयड इन अ लार्जेस्ट शिफ्ट एंड डेली प्रोडक्शन 500 टन विल बी। तो यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ एयर पूछ रहा है कि क्वांटिटी ऑफ एयर कितना सर्कुलेट करना होगा, कहाँ पे, जहाँ पे 150 वर्कर है सो एम्प्लॉयड है लार्जेस्ट शिफ्ट में, और जो डेली प्रोडक्शन रेट है वो 500 टन है, ठीक है, उस माइन का। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर कोई लार्जेस्ट शिफ्ट में 150 वर्कर एम्प्लॉयड है और 500 टन डेली प्रोडक्शन वहाँ होता है, तो क्वांटिटी ऑफ एयर कितना होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि मैन पावर के बेसिस पे जो स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन है वो 6 मीटर क्यूब पर मिनट पर पर्सन प्रोवाइड करना होता है लार्जेस्ट शिफ्ट में जो मैन पावर होते हैं उसके हिसाब से, ठीक है। तो 6 मीटर क्यूब पर मिनट पर पर्सन मैन पावर के हिसाब से। और प्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करें प्रोडक्शन के हिसाब से, तो हमारा यहाँ पे टोटल जो प्रोवाइड करना होता है वो 2.5 मीटर क्यूब पर मिनट, ठीक है, ये आपको प्रोवाइड करना होता है क्वांटिटी ऑफ एयर। तो हम लोग देखते हैं क्वांटिटी मैन पावर के हिसाब से, तो जो क्वांटिटी यहाँ पे निकल के आता है वो 150 इंटू 6, ठीक है। तो 900 मीटर क्यूब पर मिनट यहाँ पे आपको मैन पावर के हिसाब से प्रोवाइड करना होगा। और प्रोडक्शन के हिसाब से हम लोग अगर देखते हैं तो 500 टन पर डे इंटू 2.5, तो ये आपका निकल के आता है 1250 मीटर क्यूब पर मिनट। तो इन दोनों केसेस में जो भी ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस जिसमें होगा वो आपको प्रोवाइड करना होगा माइंस में, ठीक है। जैसे इस केस में यहाँ पे दिया गया मैन पावर भी और प्रोडक्शन भी, तो यहाँ पे प्रोडक्शन के हिसाब से क्वांटिटी यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है, तो उस माइन में यही क्वांटिटी है सो सर्कुलेट करना होगा उस अंडरग्राउंड वर्किंग के लिए। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1250 मीटर क्यूब पर मिनट आपका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। प्रोडक्शन के हिसाब से यहाँ पे क्वांटिटी प्रोवाइड करना होगा क्योंकि ये लार्जर है किसके मुकाबले, मैन पावर वाले सेक्शन के मुकाबले, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी 1250 मीटर क्यूब पर मिनट। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आप लोगों को न्यूमेरिकल भी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आगे भी मैं माइन वेंटिलेशन के MCQ क्वेश्चन लाऊंगा जिसमें न्यूमेरिकल भी होगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।